अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12 के सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हमारी आज की जो यूनिट है वो 19 है और हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इस वीडियो में तमाम के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं हम न्यूमेरिकल्स को। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है टू कॉइल्स आर प्लेस्ड adjacent to each other and a change in current in the first coil induce an EMF of 0.5 volt in the secondary coil। दो कॉइल्स एक दूसरे के करीब रखे हुए हैं। अगर हम पहले कॉइल के अंदर करंट को चेंज करेंगे तो दूसरे कॉइल में EMF जो है वो 0.5 वोल्ट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमें जो इन्होंने EMF दिया हुआ है जिसको हम ES से शो करते हैं क्योंकि वो सेकेंडरी कॉइल में EMF प्रोड्यूस होगा ना, तो हमने इसी वजह से E के साथ S लिख दिया। वो हमारे पास है 0.5 वोल्ट। इफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, हमें जो इन्होंने म्यूचुअल इंडक्टेंस दी हुई है जिसको हम M से शो करते हैं वो हमारे पास है 0.2 हेनरी। हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। हमें क्या मालूम करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब ये क्या है, रेट का मतलब होता है टाइम और चेंज ऑफ करंट का मतलब होता है डेल्टा आई। और कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉइल के अंदर हमें ये मालूम करना है, तभी हमने आई के साथ पी लिख दिया छोटा सा, ताकि हमें ये मालूम हो कि जो हम करंट मालूम कर रहे हैं वो प्राइमरी कॉइल यानी कि फर्स्ट कॉइल में कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हम लिखते हैं डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमें मालूम करना है तो इसको हमने डेटा के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो EMF का फॉर्मूला है वो है ES इज इक्वल टू M डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमें क्योंकि मालूम डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी करना है तो हमने इसको यहीं रहने दिया और M जो यहाँ पे मल्टीप्लाई था उसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले गए तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करी। हमारे पास EMF की जो वैल्यू है वो 0.5 है, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमारे पास जो वैल्यू है वो 0.2 है। जब हमने 0.5 को डिवाइड कर दिया 0.2 से तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 2.5। ठीक है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का फाइनल आंसर 2.5 है। अब इसकी यूनिट क्या है, हमारे पास करंट की यूनिट एम्पेयर होती है तो तभी हमने ए लिखा, और टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड होती है। ठीक है, इस यूनिट को याद करने की जरूरत नहीं है। आप डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को देखकर ही समझ जाएं कि करंट की यूनिट एम्पेयर है जबकि टाइम की हमारे पास सेकंड होती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है अ कॉइल विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी एक्सपीरियंस अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 2 एम्पेयर पर सेकेंड। हमें इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले इन्होंने हमें 0.5 हेनरी दी जो कि इंडक्टेंस है जिसको हम एल से शो करते हैं। अगर ये बाकायदा लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हम एम लिखते। इन्होंने क्योंकि खाली इंडक्टेंस का वर्ड यूज किया तो इसका मतलब है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि एल की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने लिख दिया हमारे पास एल इज इक्वल टू 0.5 हेनरी है। इसके अलावा इन्होंने हमें दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो कि हमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसी तरह दिया हुआ था, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी मालूम करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है 2 एम्पियर पर सेकंड है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ EMF इन द कॉइल। हमें EMF मालूम करना है तो हमने इसको डेटा के अंदर लिख दिया। ES हमें मालूम करना है। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ES इज इक्वल टू माइनस का L डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब हमने वैल्यूज पुट करी। एल की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 2 है। जब हमने 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 आया और माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। तो अब हमारे पास जो EMF का फाइनल आंसर है वो माइनस का 1 वोल्ट है। EMF की यूनिट हमारे पास वोल्ट होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ अ चेंज इन करंट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड इन द फर्स्ट कॉइल
induce an EMF of 4 volt in the secondary coil. Calculate the mutual inductance. ठीक है, तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, हमें इन्होंने जो करंट दिया हुआ है, चेंज इन करंट, वो दिया हुआ है 3 एम्पेयर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमने लिख दिया कि डेल्टा आई पी, लेकिन हमने इसके साथ डेल्टा आई पी डिवाइड बाई डेल्टा टी लिखा है, क्योंकि हमें यूनिट से मालूम हो रहा है कि जो करंट की यूनिट होती है वो एम्पेयर होती है, जबकि टाइम की यूनिट हमारे पास सेकंड होती है. ठीक है, तो यूनिट को देख के हमें पता चल गया कि ये डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी की बात हो रही है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ये बिल्कुल उसी की तरह का है. ठीक है, यूनिट देखकर ही समझ जाए कि दो यूनिट हैं, यानी कि दो चीजें हैं. हमारे पास डेल्टा आई पी डिवाइड बाई डेल्टा टी हमारे पास 3 एम्पेयर पर सेकेंड है, और इन्होंने हमें ईएमएफ जो दिया हुआ है वो 4 वोल्ट दिया हुआ है, इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया. और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को मालूम करना है, यानी कि एम, तो ये भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया. ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है सब. फिर हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ई एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ई एस शो कर रहा है कि ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल में. ठीक है, अब हमने ES की वैल्यू पुट करी जो हमारे पास 4 है. क्योंकि हमें M मालूम करना है तो हमने M को ऐसे ही उतार दिया, जबकि डेल्टा IP डिवाइड बाई डेल्टा T हमारे पास 3 है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करी यानी कि 3. अब 3 M के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले गए, तो ये डिवाइड में आ गया. जब हमने 4 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो है 1.33 हेनरी. ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है, जो कि 1.33, और हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है. ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, a transformer has 200 turns in the primary coil and 400 turns in the secondary coil. हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका जो प्राइमरी कॉइल में 200 टर्न्स है, जबकि उसके सेकेंडरी कॉइल में 400 टर्न्स हैं. तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा n, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, और p लगा दिए कि प्राइमरी कॉइल के ये 200 टर्न्स है, जबकि ns यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के हमारे पास 400 टर्न्स हैं. If the primary voltage is 120 volt, calculate the secondary voltage for a step up transformer. इन्होंने हमें जो वोल्टेज दिए हुए हैं, जिसे हम VP कह रही है, प्राइमरी वोल्टेज है. ठीक है, ये कितना है, 120 वोल्ट है. जबकि हमें क्या मालूम करना है, हमें सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करना है, यानी कि VS मालूम करना है. तो हमने इन दोनों चीज़ों को डेटा के अंदर लिख दिया. अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है वो है VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP. तो हमें VS मालूम करना है, तो हम VP जो कि VS के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके चले गए, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई में आ गया. अब हमने वैल्यूज पुट करी, NS हमारे पास 400 टर्न्स है, जबकि NP हमारे पास 200 है, और VP हमारे पास 120 है. जब हमने 400 को डिवाइड कर दिया 200 से, तो हमारे पास 2 आंसर आया. अब हमने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 120 से, तो हमारे पास जो VS का फाइनल आंसर आया वो है 240 वोल्ट्स. अब ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज का फाइनल आंसर है, जो है 240 वोल्ट. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.02 हेनरी हैज अ करंट फ्लोइंग इट ऑफ 2 एम्पियर. कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. हमने सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाली, और इन्होंने हमें सबसे पहली वैल्यू दी हुई है वो 0.02 हेनरी दिया हुआ है. अब हेनरी दो चीज़ों की यूनिट होती है, एक तो होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की या फिर सेल्फ इंडक्टेंस की. ठीक है, तो यहाँ पे म्यूचुअल का वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो इस वजह से खाली इंडक्टेंस है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है, और सेल्फ इंडक्टेंस को हम L से शो करते हैं. ठीक है, तभी हमने लिखा L इज इक्वल टू 0.02 हेनरी. और इन्होंने हमें जो दूसरी चीज करंट दिया हुआ है, जिसको हम I से शो करते हैं, वो 2 एम्पियर है. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है, तो इसे भी हमने डेटा में लिख दिया कि हमें E मालूम करना है. अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर. अब हमने वैल्यूज पुट करी,
ठीक है। एल की वैल्यू हमारे पास 0.02 है, जबकि आई की वैल्यू हमारे पास 2 है और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमने 2 का स्क्वायर लिया, 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आया। अब हमने 0.02 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से तो हमारे पास 0.08 आंसर आया। अब हमने 1 डिवाइड बाई 2 करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.08 से तो हमारे पास एनर्जी का जो फाइनल आंसर आया वो है 0.04 जूल। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी का फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। A coil stores energy in the form of electric potential energy of 0.2 joule. When it carry a current of 2 ampere, तो calculate the inductance of the coil. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हमें एनर्जी दी हुई है जो कि 0.2 जूल है, तो हमने इसको डेटा के अंदर लिख दिया कि हमें ई दिया हुआ है 0.2 जूल। इसके अलावा इन्होंने हमें करंट दिया हुआ है 2 एम्पेयर, तो इसको भी हमने डेटा में लिख दिया I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी कि हमें एल्फ मालूम करना है, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो हमने इसको भी डेटा में लिख दिया। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लगाया है, E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एल आई स्क्वायर। अब हमने इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया, क्योंकि हमें एल मालूम करना है तो एल यहीं रहा, 2 यहाँ पे डिवाइड में इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ गया, और आई यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये नीचे आके डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट करी, 2 हमने ऐसे ही उतारा, ई हमारे पास 0.2 जूल है जबकि आई हमारे पास 2 एम्पेयर है। ठीक है, अब हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 से तो हमारे पास 0.4 आया, और हमने 2 का जब स्क्वायर लिया तो उसका आंसर 4 आया। अब हमने 0.4 को डिवाइड कर दिया 4 से तो हमारे पास एल का यानी कि इंडक्टेंस का जो फाइनल आंसर है वो है 0.1 हेनरी। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एन AC generator produce an alternating current with a maximum voltage of 240 volt. If the frequency of the generated AC is 50 Hz, calculate the peak value of the voltage. हमने सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि हमें क्या दिया हुआ, मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है जो कि 240 वोल्ट है, और इसके अलावा इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जिसको हम एफ से शो करते हैं जो कि 50 हर्ट्ज है, और हमें वोल्टेज की पीक वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने लिख दिया वी के साथ पीक छोटा सा लिख दिया कि हमें वोल्टेज की पीक वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है वी पीक इज इक्वल टू √2 और वोल्टेज मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या क्या वैल्यूज पुट करी, और वोल्टेज मैक्सिमम की हमारे पास 240 वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमने √2 लिया, जब हमने 2 का √ लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1.414। ठीक है, और 240 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब हमने 1.414 को मल्टीप्लाई कर दिया 240 से तो हमारे पास जो आंसर आया वोल्टेज की पीक वैल्यू का वो है 339 वोल्ट्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर है 339 वोल्ट्स। अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये अच्छी तरह। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ट्रांसफॉर्मर हैज 1000 टन्स इन इट्स प्राइमरी कॉइल एंड 200 टन्स इन इट्स सेकेंडरी कॉइल। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने उसमें लिखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1000 टर्न्स है। इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के, जिसको हम NS से शो करते हैं, वो 200 टर्न्स हैं। इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 120 वोल्ट, हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज से हम VP से जाहिर करते हैं वो हमारे पास 120 वोल्ट है। कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज फॉर अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हमें मालूम करना है सेकेंडरी वोल्टेज को यानी कि VS को। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है वो है VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP। हमें मालूम VS करना है तो हम VP को जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके गए तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट करी, NS हमारे पास 200 है,
जबकि NP की वैल्यू हमारे पास 1000 है और VP हमारे पास 120 है। जब हमने 200 को 1000 से डिवाइड करा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 120 से, तो हमारे पास वोल्टेज का जो फाइनल आंसर आया वो आया 24 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज का फाइनल आंसर है 24 वोल्ट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, जो कि है अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.4 मीटर मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि हमें जो लेंथ दी हुई है वो 0.4 मीटर दी हुई है, जिसको हम एल से शो करते हैं, और हमारे पास जो वेलोसिटी दी हुई है वो 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वो 0.3 टेस्ला दी हुई है, इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। कैलकुलेट द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, मोशनल ईएमएफ जिसको हम V से शो करते हैं। खाली ईएमएफ अगर कहेंगे तो हम E से शो करेंगे, लेकिन अगर मोशनल का वर्ड यूज होगा तो उसको हम V से शो करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू VBL। ठीक है, जो पहले वाला V है उसे हम मोशनल ईएमएफ कह रहे हैं और दूसरा वाला V हमारे पास वेलोसिटी है। खैर, हमने वैल्यूज पुट करी। V हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड है, B हमारे पास 0.3 है और L हमें 0.4 दिया हुआ है। जब हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 किया, इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो मोशनल ईएमएफ का फाइनल आंसर आया वो है 0.6 वोल्ट्स। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ईएमएफ की यूनिट जो होती है वो वोल्ट में होती है, तो हमने इसकी भी यूनिट वोल्ट में लिखी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट है, कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जरूर रिप्लाई दूंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।